नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य गतिविधियों के साथ। लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती आज। देश कर रहा है लौह पुरुष को नमन। राष्ट्रीय एकता दिवस पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। भारत को एकता के सूत्र में पिरोने वाले सरदार पटेल की जयंती आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के पटेल चौक पर स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर अर्पित की पुष्पांजलि। गुजरात के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुजरात के एकता नगर में एकता परेड का आयोजन। प्रधानमंत्री करेंगे परेड का उद्घाटन। आपका फ्रेम ठीक नहीं है, हॉरिजॉन्टल कट। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में गूंजा एक भारत श्रेष्ठ भारत। अमित शाह ने रन फॉर यूनिटी को दिखाई हरी झंडी, दिया एकता का संदेश। और राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर संसद भवन में विशेष श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन। सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे लोकसभा अध्यक्ष। नो योर लीडर पहल के माध्यम से देश का युवा भी राष्ट्र निर्माता लौह पुरुष को करेगा याद। और आइए अब शुरुआत करते हैं। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष की 150वीं जयंती है और आपको बता दें कि इस मौके पर देश भर में अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज सुबह सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली के पटेल चौक पर वो पहुंची और सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन किया। साथ ही जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए अपनी भावनाएं व्यक्त की। आज तमाम कार्यक्रम हैं जिनका आयोजन किया गया है और इन सभी कार्यक्रमों के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। राष्ट्रीय एकता, अखंडता और किसानों के सशक्तिकरण के प्रतीक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र आज उन्हें नमन कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पटेल चौक पर पहुंची और सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की। ये तस्वीरें आज सुबह की, जब गृह मंत्री अमित शाह भी दिल्ली के पटेल चौक पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे। कई कार्यक्रमों का आयोजन है आज। गृह मंत्री अमित शाह ने आज एकता परेड को भी हरी झंडी दिखाई। रन फॉर यूनिटी का आयोजन हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह सुबह सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंची। तमाम केंद्रीय मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहे। साथ ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद थी और इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पहुंचे। वहां भी उनके साथ कई केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। उन्होंने इस मौके पर इस बात की घोषणा की कि एकता परेड का आयोजन किया जाएगा। और इस समय हम आपको सीधा लेकर चल रहे हैं गुजरात के केवड़िया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जहां भव्य कार्यक्रम का आयोजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी वही विराट प्रतिमा जो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के संकल्प और भारत की एकता की प्रतिमूर्ति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं। ये विराट प्रतिमा जो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के संकल्प और भारत की एकता की प्रतिमूर्ति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार पटेल की 150वीं जन्म जयंती के मौके पर गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सामने सरदार पटेल को याद करते हुए, उन्हें नमन करते हुए।
आज जब सरदार पटेल को उनके 150वें जन्मदिवस पर उन्हें याद किया जा रहा है, स्मरण किया जा रहा है, तो ये सिर्फ एक श्रद्धांजलि नहीं बल्कि उस राष्ट्रीय आत्मा का उत्सव है जो भारत को एक सूत्र में पिरोती है। और इस मौके पर हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार पटेल के चरणों में जल अर्पित करते हुए ये विराट प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल के संकल्प और भारत की एकता का प्रतीक, प्रतिमूर्ति। ये सिर्फ एक श्रद्धांजलि नहीं बल्कि हमारी राष्ट्रीय आत्मा का उत्सव है जो भारत को एक सूत्र में बांधती है। गणतंत्र की नींव को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जितना निर्णायक रूप से आकार देने वाले बहुत कम व्यक्ति हैं जो बिरले मिलते हैं। सरदार पटेल जिन्होंने 1947 के बाद 560 से ज्यादा रियासतों को एक साथ लाकर एक राजनीतिक इकाई का निर्माण किया। 150वीं जयंती पर 182 मीटर ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास एकता नगर में कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टैचू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे। तो तमाम कार्यक्रम हैं जो आज देश भर में आयोजित किए जा रहे हैं सरदार पटेल को याद करते हुए। और ये जो तस्वीरें आप इस समय टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये गुजरात के केवड़िया की है जहां विराट मूर्ति सरदार पटेल की जो पूरी दुनिया को भारत की एकता और अखंडता का संदेश देती नजर आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धा सुमन अर्पित करने सरदार पटेल को केवड़िया में मौजूद हैं। कई और कार्यक्रम हैं जिनका आज आयोजन है जिस पर हम बात करेंगे और हमारे साथ अजय सेतिया जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे हम चर्चा करते हैं। अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत आपका संसद टीवी पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको भी राष्ट्रीय एकता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थोड़ा सा अगर शुरुआत हम उनके विराट व्यक्तित्व के साथ ही करें क्योंकि बहुत से ऐसे पहलू हैं जिन पर जितनी भी लंबी बातचीत की जाए वो कम है। हम लौह पुरुष कहते हैं सरदार पटेल को और एक तरह से उनके भीतर जब हम झांके तो एक संवेदनशील राष्ट्र निर्माता कहीं ना कहीं उनके अंदर था। आज के भारत में सरदार पटेल के विचारों की प्रासंगिकता को आप कैसे देखते हैं? आज जो भारत है वह सरदार पटेल की वजह से ही है, इसीलिए उन्हें लोग पुरुष कहते हैं। जिस प्रकार उन्हें राजे महाराजाओं को इस बात के लिए तैयार किया कि वह अपने आप को, अपने राज्य को, अपने शासन को भारत के अधीन करें, भारत की प्रभुसत्ता को स्वीकार करें, यह कोई छोटा मोटा काम नहीं था, बहुत बड़ा काम था। और उसके बाद उन्होंने जिस प्रकार हैदराबाद को झुकाया, हैदराबाद की रियासत को भारत में विलय किया, जो 15 अगस्त 1947 तक नहीं हुई थी, बाद में हुई, उसके लिए आंदोलन करना पड़ा। लोगों ने आंदोलन किया और अंततः जवाहरलाल नेहरू की इच्छा के खिलाफ वहां सेना भी भेजी गई और सेना को भेज करके हैदराबाद का विलय भारत में हुआ। तो इसीलिए उन्हें लोग पुरुष कहते हैं। कश्मीर की समस्या सिर्फ इसीलिए ही कही जा रही है कि अगर सरदार पटेल को वह भी दे दिया जाता जैसे बाकी सारी रियासतें दी गई थी कि उनके विलय का काम उनके जिम्मे दिया गया था। कश्मीर को जवाहरलाल नेहरू ने अपने हाथ में रखा, लेकिन कश्मीर ही विलय उस समय नहीं हो पाया, उसमें देरी हुई और देरी हुई इसी वजह से कबायलियों के रूप में पाकिस्तान की सेना ने वहां पर कब्जा करने की कोशिश की। उन्हें लोह पुरुष इसलिए कहा जाता है कि कहां 300 से ज्यादा रियासतें और उनके राजे महाराजाओं को तैयार करना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, इसलिए उन्हें लोह पुरुष कहा जाता है। और आज जिस प्रकार हम सरदार पटेल को याद कर रहे हैं, इस प्रकार इससे पहले यानी 65 साल तक उनको याद नहीं किया गया। उनकी जो भूमिका है भारत के निर्माण में, उसको उस ढंग से स्वीकृत नहीं किया गया था।
आज जिस प्रकार के से स्वीकृत किया गया है, और पिछले 10-11 सालों से हम देख रहे हैं कि उनका जो कद उनको जो मिलना चाहिए था, उनको उनकी जो हैसियत बनानी चाहिए थी देश में, कि किस प्रकार वह भारत के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री से बड़ी भूमिका उनकी भारत के निर्माण में रही है, उसको उस ढंग से याद किया जा रहा है। ये बड़े हमारे सबके लिए गर्व की बात है, और देश ने इस असलियत को पहचाना कि सरदार पटेल अगर ना होते तो क्या भारत की ये भूमिका, भारत का ये वर्तमान अस्तित्व जो है, वर्तमान स्थिति जो है, जितना बड़ा विशाल भारत बना है, क्या ऐसा बन पाता? इस बात का विचारणीय समय है। और मैं समझता हूं कि पिछले 10-11 साल में देश ने विचार किया है, आज इसलिए सरदार पटेल को इस रूप में याद किया जाता है। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार इतनी बड़ी प्रतिमा केवड़िया में, गुजरात में नरेंद्र भाई मोदी ने अपने मुख्यमंत्री रहते हुए बनाई, वैसी ही प्रतिमा क्यों नहीं दिल्ली में होनी चाहिए थी? ये भी लोग सोचते हैं, लोग पूछते हैं इस बात को, क्योंकि भूमिका तो भारत के निर्माण में उन्हीं की है, और आजादी से पहले भी उन्हीं की थी। उनके जवाहरलाल नेहरू के साथ मतभेद थे, इसके बावजूद उन्होंने राष्ट्रभक्ति में कोई कमी नहीं आने दी। हालांकि एक बार ऐसी स्थिति भी पैदा हुई कि उन्होंने इस्तीफा दिया, जिसे महात्मा गांधी के हस्तक्षेप से वापस करवाया गया। ये एक गुस्सा उनका राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र के निर्माण करने के प्रति, राष्ट्र की एकता के प्रति, ये उनकी जो देशभक्ति थी उसका कोई मुकाबला नहीं है। आजादी के बाद के नेताओं में वह सर्वोच्च नेता थे जिन्होंने इस देश का इस रूप में निर्माण किया। बिल्कुल। और तमाम ऐसी बातें हैं सरदार पटेल के विचारों को जब हम याद करते हैं अजय जी, तो सरदार पटेल ने कहा था कि राष्ट्र की सेवा वही कर सकता है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठे। तो एक तरह से जब हम आज के दौर में बात करें, कितना ज़रूरी हमारे लिए, इस देश के लिए हो जाता है कि स्वार्थ से परे उठकर राष्ट्र की सेवा हो। और जब हम विकसित भारत की ओर अब हम लक्ष्य रख रहे हैं, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विकसित भारत का लक्ष्य आगे, जिस तरह से बदलाव हम देश में होता देख रहे हैं, वो चाहे तमाम रिफॉर्म्स को लेकर हो, चाहे वो शासन को लेकर हो, इन बदलावों को आप कैसे देखते हैं? क्या सरदार पटेल की सोच कहीं ना कहीं परिलक्षित होती दिखाई देती है? और प्रधानमंत्री ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण के समय कहा था कि एकता की भावना का जीवंत रूप है। तो आप मानते हैं कि आज के शासन में वो स्पिरिट ऑफ इंटीग्रेशन भी वास्तव में दिखाई देती है? आपने जब ये सवाल उठाया है तो एक सवाल अक्सर लोग पूछते हैं, और पिछले कुछ दिनों से इसे अक्सर पूछा जा रहा है कि अगर जवाहरलाल नेहरू की बजाय पहले प्रधानमंत्री सरदार पटेल होते तो भारत का क्या स्वरूप होता? तो भारत का स्वरूप यह होता जो आज नरेंद्र मोदी हमें दे रहे हैं, जिस प्रकार भारत को विकसित कर रहे हैं, एक एक छोटी छोटी चीज को। जैसे वो पहली बार प्रधानमंत्री बने तो किस प्रकार उन्होंने स्वच्छता का अभियान चलाया, ये महात्मा गांधी का अभियान था। और इसी तरह राष्ट्र की एकता में किस प्रकार की भूमिका केंद्र सरकार की होनी चाहिए, किस प्रकार केंद्र और राज्यों के संबंध होने चाहिए, उस बारे में आप पिछले, अगर पहले आजादी के बाद के पहले कुछ 10-15 सालों को याद करेंगे तो वह एकता उस ढंग से दिखाई नहीं देती। अधिनायकवाद जैसी स्थिति लगती है, जिस प्रकार केरल की सरकार को तोड़ा गया था, जिस प्रकार अंधाधुंध 356 का इस्तेमाल करके सरकारें तोड़ी गई थी। आप देखिए पिछले 11 साल में एक भी सरकार में इस तरह 356 का दुरुपयोग नहीं हुआ। तो ये इस तरह की भावना जब आप लेकर के चलेंगे, राष्ट्र को एकीकृत करेंगे, तो राष्ट्र का विकास होगा। यही सरदार पटेल की भावना थी, और यही हम आज नरेंद्र मोदी की भावना देखते हैं कि राष्ट्र में एकता होगी तो राष्ट्र में विकास होगा, फालतू के लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। हालांकि हम देख रहे हैं कि कुछ राज्यों के साथ कुछ छोटी छोटी बातों पर तनाव होता है, लेकिन उस तनाव में प्रधानमंत्री नहीं पड़ते, केंद्र सरकार उसमें नहीं पड़ती। उसमें जो कोर्ट निर्णय करे वह स्वीकार होता है केंद्र सरकार को। और हम पहले देखते हैं कि पहले के 15, 20, 30 सालों में जिस प्रकार से टकराव होता था, उसमें केंद्र सरकार की किस प्रकार भूमिका होती थी, राजनीतिक भूमिका ज्यादा हो जाती थी। तो नरेंद्र मोदी की एक विशेषता है, और सरदार पटेल की जो विशेषताएं थी वो करीब करीब हमें नरेंद्र मोदी में भी देखने को मिलती हैं। और नरेंद्र मोदी को हम देखें तो सरदार पटेल और महात्मा गांधी दोनों का एकीकृत रूप नरेंद्र मोदी में दिखाई देता है, और एक ध्येय लेकर के चल रहे हैं कि राष्ट्र का विकास करना है। राष्ट्र का विकास कैसे करना है, समृद्ध देशों के बराबरी पर लाकर के कैसे भारत को खड़ा करना है। और आज हम देखते हैं
कि किस प्रकार भारत की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एकदम अमेरिका, रूस, चाइना के बराबर पर आकर के खड़ी हो गई है। और आज से 50 साल पहले अगर हम देखते हैं तो भारत का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। भारत पहले 10-15 देशों में भी नहीं गिना जाता था और आज कम से कम चौथे नंबर पर तो भारत आ चुका है। अगर कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटना होती है तो चीन के राष्ट्रपति को भी भारत के प्रधानमंत्री से बात करनी पड़ती है, रशिया के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से भारत से बात करनी पड़ती है और अमेरिका के राष्ट्रपति को भी भारत के प्रधानमंत्री से बात करनी पड़ती है। आज से हम अगर 15-20 साल 25 साल पहले भी देखें तो आपने कितनी ऐसी खबरें देखी होगी, कितनी ऐसी न्यूज देखी होगी कि जिसमें भारत के प्रधानमंत्री को फलाने देश के राष्ट्रपति का फोन आया, फलाने देश के राष्ट्रपति का, फलाने देश के प्रधानमंत्री का फोन आया। आज कोई दिन ऐसा नहीं बीतता है कि जब विदेशों के राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों के भारत के प्रधानमंत्री को फोन नहीं आते और उनसे सलाह मशवरा नहीं लिया जाता अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर। ये एक स्थिति लाकर के नरेंद्र मोदी ने खड़ी की है और ये स्थिति चाहते थे सरदार पटेल कि भारत का एक स्थान ऐसा बने, भारत विकसित राष्ट्र बने। पुलिस एवं केंद्रीय पुलिस बलों के ये ध्वज जो हमारे तिरंगे की सच्ची ताकत है, पूज्य सरदार के अखंड भारत के विचार एवं माननीय प्रधानमंत्री जी के संगठित भारत के जज्बे को हिंदुस्तान के सीने में जिंदा रखने हेतु संकल्पबद्ध है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नारी सशक्तिकरण के संकल्प की प्रेरणा से इस वर्ष एकता परेड का नेतृत्व नारी शक्ति द्वारा किया जा रहा है, जिसमें शपथ परेड की कमान संभाली है गुजरात काडर की युवा आईपीएस एसपी सिमरन भारद्वाज ने। और अब मां भारती की जाबाज बेटियां शक्ति का सच्चा स्वरूप राष्ट्रीय एकता परेड में लगातार चौथी बार राष्ट्रीय ध्वज रक्षक टोली का बड़े गौरव से नेतृत्व कर रही है। इस टोली की कमान संभाली है सीमा सुरक्षा बल की युवा अधिकारी असिस्टेंट कमांडेंट डॉक्टर मृदुला ने। राष्ट्रध्वज के आगमन पर हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और वर्दीधारी सैल्यूट करेंगे। आइए खड़े हो जाएं।
संस्कृति, साहसिकता, अत्याधुनिकता एवं विकासशीलता से विश्व में हमारा भारत महाशक्ति की तरह उभर रहा है और इस सशक्त भारत की पहचान है एकता एवं अखंडता। इस एकता को मजबूत बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। इस उद्देश्य को चरितार्थ करते हुए अखंड भारत के प्रेरक पूज्य सरदार की जन्म जयंती को एकता परेड के रूप में मनाने का निर्धार किया हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने। तो आज इस एकता परेड पर यहाँ उपस्थित सभी के साथ पूरे भारतवर्ष को एकता की शपथ दिलवाने के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी से सविनय अनुरोध करते हैं। दर्शक दीर्घा में उपस्थित हम सभी शपथ की मुद्रा में खड़े होकर दाहिना दांत आगे करके शपथ दोहराएंगे। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। हवाओं को सुनाते भारतीय पुलिस बलों के ध्वज अब अपना स्थान लेने जा रहे हैं। भारतीय पुलिस बलों ने हमेशा ही देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के संकल्प के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया है। इन ध्वजों के प्रति हर पुलिस बल की प्रतिबद्धता उन्हें कर्तव्य की राह में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।
बलिदान, शौर्य और पराक्रम की कहानी कहते ये भारतीय पुलिस बलों के ध्वज हैं। उल्लेखनीय है कि भारतीय पुलिस बलों के जवानों ने देश की राह में अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है और देश की एकता और अखंडता के खातिर अपना सर्वस्व न्योछावर करते रहे हैं। सिमरन भारद्वाज गुजरात पुलिस नेतृत्व में ध्वजवाहक अब प्रस्थान करते हुए सीमा सुरक्षा बल के ऊंट सवार इनके पृष्ठभूमि में दिखाई दे रहे हैं। आज एकता परेड पर एक विहंगम दृश्य हम सभी के समक्ष। देवियों और सज्जनों, यह बहुत ही सुंदर संयोग है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती वर्ष तथा भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा 150 वर्ष पूर्व ही की गई थी। इस ऐतिहासिक अवसर पर देश भर से आए 100 कुशल वादक शंख, नगाड़ा, तुतारी, रणसिंघा, ढोल, शहनाई, तबित, नादास्वरम, तारपा, ताशा और करताल जैसे भारतीय वाद्य यंत्रों से वंदे मातरम की धुन बजाते हुए इस वातावरण को गुंजायमान करेंगे। इस अद्भुत प्रस्तुति का संचालन श्री लोकेश आनंद एवं प्रद्युत मुखर्जी द्वारा।
और अब आज की एकता परेड में सर्वप्रथम हम सभी के समक्ष गर्व से आगे बढ़ते सीआरपीएफ और बीएसएफ के रणबांकुरे इन वीरों में आगे सीआरपीएफ के शौर्य चक्र विजेता बहादुर, जबकि उनके पीछे चल रहे हैं सीमा सुरक्षा बल के जाबाज प्रहरी जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वीरता की अद्भुत पराकाष्ठा रचते हुए वीरता पदक से अलंकृत हैं। सीआरपीएफ के 5 शौर्य चक्र विजेताओं का नेतृत्व कर रहे हैं श्री विक्रांत कुमार, डिप्टी कमांडेंट सीआरपीएफ के इन वीरों को क्रमशः नक्सल प्रभावित राज्य में उच्च कोटि की तथा जम्मू व कश्मीर में अदम्य साहस का परिचय देने के लिए सम्मानित किया गया है। और अब बीएसएफ के जाबाज सीमा प्रहरी जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर में वीरता के लिए पुलिस पदक से विभूषित किया गया, इन बहादुर सीमा प्रहरियों का नेतृत्व कर रहे हैं डिप्टी कमांडेंट रविंद्र सिंह राठौर। ऑपरेशन सिंदूर में सीमा प्रहरियों ने जो वीरता का इतिहास रचा है उसे राष्ट्र ने सराहा और सम्मानित किया है। हमें गर्व है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा सुरक्षा बल के वीर प्रहरियों को 2 वीर चक्र तथा 16 वीरता पदक से अलंकृत किया गया और इस समय ये पदक विजेता हम सभी के समक्ष। देवियों तथा सज्जनों, कृपया बाईं ओर देखें, जहां से एकता परेड 2025 का शुभारंभ हो चुका है। उल्लेखनीय है कि इस बार के सभी फुट कंटीजेंट्स का नेतृत्व देश की बेटियां कर रही हैं, जो नए भारत की आन और नारी शक्ति की पहचान है। परेड तीव्र गति से आगे बढ़ती हुई और नेतृत्व संभाले हैं 2021 बैच की भारतीय पुलिस सेवा गुजरात काडर की युवा अधिकारी एसपी टेक्निकल एंड एससीआरबी सुमन नाला, आईपीएस गुजरात पुलिस। बिस्मिलानी से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री रखने वाले सुमन नाला ने अपने छोटे से सेवा काल में बनासकांठा के आदिवासी समाज के 300 से अधिक लोगों के पुनर्वास में अहम भूमिका निभाई है। और अब सबसे पहला दस्ता सीमा सुरक्षा बल का सुरक्षित सीमाएं समृद्ध राष्ट्र और जीवन पर्यंत कर्तव्य की अवधारणा के साथ बढ़ता। इस दस्ते की कमान संभाली असिस्टेंट कमांडेंट मोनिका लाकरा ने। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सुरक्षित रखने के प्रति कटिबद्ध और एकता परेड के आयोजन की जिम्मेदारी निभाने वाला सीमा सुरक्षा बल। अगला दस्ता बीएसएफ बैंड का। धुन हम सीमा के प्रहरी हैं, हम सीना तान खड़े। कमान संभाले बैंड मास्टर इंस्पेक्टर राधेश्याम बैरवा, बीएसएफ। और अब अत्यंत कठिन हिमालय क्षेत्र और बर्फीले इलाकों में तैनात रहते हुए देश की सुरक्षा में सदैव तत्पर रहने वाले ये हिमवीर है आईटीबीपी, शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा के साथ अग्रसर। आईटीबीपी का दस्तारी कमान संभाले है डॉक्टर परमजीत कौर, डेप्यूटी कमांडेंट। और अब देश के औद्योगिक, आर्थिक और सामरिक संपत्तियों की सुरक्षा में सदैव अग्रणी, राष्ट्र की अखंडता और विकास यात्रा में संरक्षण एवं सुरक्षा के ध्येय के साथ देश के औद्योगिक प्रगति के प्रहरी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अर्थात सीआईएसएफ का दस्ता। कमान संभाली है असिस्टेंट कमांडेंट कीर्तना कुरपाटी ने। हिंदुस्तान मेरी जान की धुन बजाता आगे बढ़ता सीआईएसएफ का बैंड दस्ता, जिसकी कमान संभाली है सब इंस्पेक्टर करण सिंह राजपुरोहित ने। शांति, सुरक्षा और न्याय की स्थापना के लिए निरंतर प्रतिबद्ध तथा भारत के संघीय ढांचे की दृढ़ता और जनता की सुरक्षा के प्रति समर्पण का प्रतीक आंध्र प्रदेश पुलिस। इस दस्ते की कमान संभाले हैं डॉक्टर श्रीवेदा गुरगुवेली, डीएसपी ने। सेवा और निष्ठा के आदर्श के साथ मंच की तरफ अग्रसर सीआरपीएफ का दस्ता। कश्मीर से कन्याकुमारी और पूर्वोत्तर से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तक राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा में सदैव तत्पर सीआरपीएफ। इस दस्ते की कमान संभाली है असिस्टेंट कमांडेंट सालवी राठी ने। सीआरपीएफ दस्ते के ठीक पीछे देश के हम रक्षक ये जोश भरी धुन बजाते अग्रसर हैं सीआरपीएफ बैंड का दस्ता। कमान संभाले इंस्पेक्टर शमशेर लाख।
के समीप पहुंचा असम पुलिस का दस्ता। जनहित जन सेवा का ध्येय, असम वासियों के प्रति समर्पण और निष्ठा का प्रतीक असम पुलिस राज्य की शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था की सशक्त प्रहरी। कमान संभाले हैं डीएसपी मधुस्मिता डेका। असम पुलिस के ठीक पीछे एसएसबी के ये जवान भारत की नेपाल और भूटान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। सशस्त्र सीमा बल अपने आदर्श वाक्य सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व के अनुरूप कार्य करते हुए और इस दस्ते की कमान संभाली है असिस्टेंट कमांडेंट प्रिया यादव ने। एसएसबी दस्ते के ठीक पीछे जोश भरा है सीने में की धुन बजाता आगे बढ़ता एएसपी का बैंड दस्ता, जिसकी कमान संभाले है बैंड मास्टर हेड कांस्टेबल महाजन कैलाश माधव राव। और अब मंच की ओर अग्रसर छत्तीसगढ़ पुलिस का दस्ता। नक्सलवाद उन्मूलन अभियान के लिए 2024 में राष्ट्रपति के कलश से सम्मानित। परित्राणाय साधु नाम के आदर्श के साथ तीव्र गति से अग्रसर। कमान संभाले डीएसपी गरिमा राघव। साहस और बलिदान के आदर्श वाक्य को आत्मसात किए अग्रसर जम्मू कश्मीर पुलिस का दस्ता। राज्य में आतंकवाद रोकने में सक्रिय भूमिका निभाने वाली तथा राष्ट्रीय एकता के मूल्यों को सुदृढ़ रखने वाली जम्मू व कश्मीर पुलिस नेतृत्व कर रही है डीएसपी नादिया फारूक। और यह है जेएंडके पुलिस का बैंड दस्ता, जोश भरी धुन बजाता आगे बढ़ता। नेतृत्व कर रहे हैं बैंड मास्टर एएसआई राजेंद्र कुमार। और अब आ रहे हैं सद्भावना, सेवा और सुरक्षा की भावना के साथ पंजाब पुलिस के ये रणबांकुरे। अपने आदर्श वाक्य शुभ कर्मंते कबहू ना चरू अर्थात सत्कर्म से कभी नहीं डिगना के संकल्प को चरितार्थ करते हुए अग्रसर पंजाब पुलिस। कमान संभाले है एएसपी गजलप्रीत कौर IPS। अब तीव्र गति से मंच की ओर अग्रसर मध्य प्रदेश पुलिस। मध्य प्रदेश पुलिस का ध्येय वाक्य है देशभक्ति, जन सेवा, जो इसकी कार्यशैली और समर्पण को प्रदर्शित करता है। यह पुलिस बल राज्य में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ साथ समाज में शांति और सद्भावना स्थापित करने के लिए कटिबद्ध है। कमान की इस दस्ते की कमान संभाली है डीएसपी निधि राजेश दंडोतिया द्वारा। मध्य प्रदेश पुलिस दस्ते के ठीक पीछे जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये धुन बजाता अग्रसर मध्य प्रदेश पुलिस का बैंड। इस दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं बैंड मास्टर एएसआई खूबेलाल। और अब मंच की ओर अग्रसर उड़ीसा पुलिस का दस्ता। अपने आदर्श वाक्य सेवा और सुरक्षा को हर दिन चरितार्थ करते तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्यों के लिए सदैव प्रतिबद्ध उड़ीसा पुलिस के दस्ते की कमान संभाले एडिशनल एसपी मीनाक्षी ठाकुर। और अब सलामी मंच की ओर अग्रसर महाराष्ट्र पुलिस का दस्ता। अपने आदर्श सभा के संरक्षणाय खल निग्रहणाय के साथ एकता परेड में देश की अखंडता, एकता और सुरक्षा के प्रति अपने अटूट समर्पण का संदेश देती। नेतृत्व संभाले डीएसपी सविता मारुति गर्जी।
सारे जहां से अच्छा की धुन बजाता आगे बढ़ता महाराष्ट्र पुलिस का बैंड मास्टर एएसआई अविनाश कांबले। सलामी मंच की ओर अब आगे बढ़ रहे हैं केरला पुलिस। भारतवर्ष में प्रथम महिला पुलिस थाने की स्थापना कर महिला शक्ति को आगे बढ़ाने वाली केरला पुलिस अपने आदर्श वाक्य मृदु भावे दृढ़ कृत्य को चरितार्थ करती तथा अपनी जन मैत्री पुलिसिंग मॉडल के लिए विशेष पहचान रखती है। इस दस्ते की कमान संभाली है एएसपी डॉक्टर अपर्णा हो IPS ने। उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुरा की शांति, कानून व्यवस्था और जनता की सुरक्षा की सशक्त प्रहरी है त्रिपुरा पुलिस। दुर्गम और सीमावर्ती इलाकों में उग्रवादी गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाली त्रिपुरा पुलिस के जवान एकता परेड में गर्व के साथ अग्रसर। अब सलामी मंच के समीप पहुंचता त्रिपुरा पुलिस का ये दस्ता कमान संभाली है DSP दीपा देव वर्मा। हर दम अपना काम करे, जनहित का रखे ध्यान, ये धुन बजाता आगे बढ़ रहा है दिल्ली पुलिस का बैंड। कमान संभाले है सब इंस्पेक्टर ललित मोहन। और अब विश्व की सबसे बड़ी यूनिफॉर्म यूथ फोर्स राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC, जो भारत की विविधता और शक्ति को सही मायने में चरितार्थ करती है। युवा थल सैनिक, वायु सैनिक और नौ सैनिक NCC कैडेट्स के दस्ते का नेतृत्व कर रही हैं कैडेट सीनियर अंडर ऑफिसर मुस्तफिया कुरैशी। और देवियों तथा सज्जनों, माउंटेड कॉलम में अब सबसे आगे BSF का श्वान दस्ता नेतृत्व कर रही हैं डॉक्टर शेरिंग डिकेट, असिस्टेंट कमांडेंट वेटनरी। और जिप्सी पर सैल्यूट की मुद्रा में भारतीय नस्ल की श्वान रिया। देवियों तथा सज्जनों, ये सीमा सुरक्षा बल की वही भारतीय नस्ल की श्वान रिया है जिसने ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट 2024 में दुनिया के तमाम नस्ल के श्वानों को पीछे छोड़ते हुए राष्ट्रीय चैंपियन डॉग का खिताब हासिल किया। उल्लेखनीय है कि सीमा सुरक्षा बल ने अब तक 150 स्वदेशी डॉग्स को प्रशिक्षित कर सीमाओं पर तैनात किया है। भारतीय नस्ल के इन श्वानों का खौफ तस्करों और घुसपैठियों के दिलों में दहशत बनकर छाया हुआ है। और अब गुजरात पुलिस का अश्वरोही दस्ता। इस दस्ते की कमान संभाली है 2022 बैच की युवा अधिकारी DSP मनीषा देसाई गुजरात पुलिस ने, जो वर्तमान में बोटाद में तैनात है। उल्लेखनीय है कि गुजरात पुलिस की हॉर्स यूनिट देश के पुलिस बलों में सबसे बड़ी है, जिनकी संख्या 757 है। कानून व्यवस्था कायम रखनी हो या पेट्रोलिंग करते हुए लंबी गश्त लगानी हो, ऐसी हर परिस्थितियों में पुलिस बलों का सच्चा साथी होता है अश्व। और अब परेड में आगे बढ़ता BSF का कैमल कंटिंजेंट। इस दस्ते की कमान संभाली है श्री महेंद्र पाल सिंह राठौर, डिप्टी कमांडेंट ने। और इस समय अपने ऊंट चेतक पर सवार सीमा सुरक्षा बल के सजे धजे ये ऊंट सवार इस एकता पथ पर आगे बढ़ते हुए यहाँ उपस्थित हम सभी को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। कैमल माउंटेड बैंड, भारत के हर प्रांत से आए बहादुरों का दल। हम हैं सीमा सुरक्षा बल BSF का कैमल माउंटेड बैंड, जिसके बैंड मास्टर हैं इंस्पेक्टर अमोल चट्टोपाध्याय। देवियों तथा सज्जनों, ये सीमा सुरक्षा बल का वही कैमल माउंटेड बैंड है जो सारी दुनिया में अनोखा और अनूठा होने के साथ ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। और अब एकता परेड 2025 के इस अवसर पर
गुजरात पुलिस और सीआरपीएफ की 101 महिला शक्ति द्वारा संयुक्त राइफल ड्रिल का प्रदर्शन। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सशक्त राष्ट्र के निर्माण में सशक्त महिलाओं के महत्व को सदा ही बढ़ावा दिया है। इस भावना को चरितार्थ करते हुए अनुशासन, समर्पण और वीरता की झलक प्रस्तुत करने जा रही है ये नारी शक्ति। इस राइफल ड्रिल का नेतृत्व कर रही है पुलिस इंस्पेक्टर डीएस गंभीर। बैंड का संचालन अनीता नेवार द्वारा। इस प्रदर्शन को तैयार किया है डीएसपी विजय सिंह परमार, गुजरात पुलिस तथा उप कमांडेंट सिंधु, सीआरपीएफ ने।
देवियों तथा सज्जनों, आज के सभी प्रदर्शनों में शौर्य है, संस्कृति है, भारतीय विरासत है और परंपराओं का समागम है। फिट इंडिया मूवमेंट और खेलो इंडिया जैसी योजनाओं के तहत पारंपरिक भारतीय खेलों का महत्व पुनर्जीवित हो उठा है और अब आप सभी के समक्ष CISF की महिला शक्ति द्वारा भारतवर्ष की प्राचीन युद्ध कलाओं का जीवंत प्रदर्शन, जिसमें मणिपुर का थांगटा साहस और शौर्य का मिसाल है। उत्तर भारत की लाठी कला आत्मरक्षा की प्रेरणा देती है। केरला का कलारीपयट्टू संतुलन और आत्मनियंत्रण सिखाता है। छऊ नृत्य कला और पराक्रम का संगम है। इन कलाओं के माध्यम से मैं शक्ति भी हूँ, मैं सुरक्षा भी हूँ का संदेश देती CISF की वीरांगनाएं।
देवियों तथा सज्जनों, एकता परेड के इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में आज भारतीय पुलिस बलों के सभी प्रदर्शन साहस, रोमांच और वीरता को अपने आप में समेटे हैं। आइए अब साहसिक प्रदर्शन में मिलते हैं असम पुलिस के दिलेर मोटरसाइकिल राइडर्स से, जिन्हें कहते हैं असम पुलिस पैंथर्स ऑन व्हील्स। सबसे पहला फॉर्मेशन वीर लचित फॉर्मेशन 1671 में सरायघाट की लड़ाई में मुगलों को हराकर असम की रक्षा करने वाले महान योद्धा लाचित बोरफुकन, जिनके नाम से आज भी एनडीए द्वारा बेस्ट कैडेट को गोल्ड मेडल प्रदान किया जाता है। इस फॉर्मेशन का नेतृत्व कर रहे थे लॉन्स नायक परेश कलिता। सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में सदैव प्रतिबद्ध है। और अब अगली फॉर्मेशन कनकलता फॉर्मेशन। असम की वीरांगना कनकलता बरुआ, जो 17 साल की उम्र में ब्रिटिश हुकूमत के आगे नहीं झुकी और तिरंगा थामे गोलियों का सामना करते हुए शहीद हो गई और ये संदेश दे गई कि देशभक्ति उम्र नहीं देखती। लांस नायक सोनिया मिली और उनकी साथी प्रस्तुत कर रही थी कनकलता फॉर्मेशन। और अब प्रस्तुत है एकता फॉर्मेशन, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एकता फॉर्मेशन। नेतृत्व कर रहे हैं लांस नायक संतोष बोरो और उनके साथी। विविधता में एकता हिंद की विशेषता। और यह है हेडस्टैंड फॉर्मेशन यानी शीर्षासन। लांस नायक अरूप ज्योति चेतिया और सीएन दिगंता गोहेन द्वारा योगासन मुद्रा प्रस्तुत। संतुलन, एकाग्रता और अनुशासन का प्रतीक। फॉर्मेशन की श्रृंखला में अब भारत माता फॉर्मेशन। हवलदार राजकुमार कोनवार और उनके साथी प्रस्तुत कर रहे हैं भारत माता फॉर्मेशन, जिसमें हमारे देश की संस्कृति, शक्ति और एकता प्रतिबिंबित हो रही है। मां भारती के जयकारे के साथ ये जवान। और अब आपके समक्ष प्रस्तुत है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का अनआर्म्ड